नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम लोग डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आपके लिए 16 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आ गए हैं, जो आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तो डेली 10 से 15 मिनट निकाल कर और आप करंट अफेयर्स की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए टाइम ख़राब नहीं करेंगे आपका, सीधे चलते हैं पहले सवाल पे। तो दोस्तों, पहला सवाल है, जैस्मीन लैम्बोरिया ने 2025 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले तो उनकी इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कौन है? जैस्मिन लैम्बोरिया है। और इनका स्कोर क्या रहा जब इन्होंने हराया था? तो इन्होंने जिस अपने सामने वाली प्रतिद्वंदी को हराया था, उसको 5-0 से हराया था, है ना। और आप देख सकते हैं इनकी इमेज। इमेज मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आता हूँ ताकि आपको क्या रहे, चीज़ें दिमाग में याद रहें। अब आपको ये पिक्चर याद रहेगी, किस स्कोर से हराया है, क्या नाम है और क्या वेट कैटेगरी है। तो हमारा सवाल भी क्या था? वेट कैटेगरी का ही था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 57 किलोग्राम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 57 किलोग्राम। तो देखा आपने, पहला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम में भारत के पहले बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह फीड स्टॉक के रूप में किस कच्चे माल का प्रयोग करेगा? अभी अब आपको पता है, प्रधानमंत्री ने अगर इसका इनॉग्रेशन किया है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक महत्वपूर्ण सवाल हो गया। अब सवाल क्या है कि ये क्या है, पहला, भारत का पहला बायो एथेनॉल संयंत्र है। अब सवाल है कि ये इसके अंदर कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग किया जाएगा। तो इसकी भी मैं आपके लिए एक इमेज लेकर के आया हूँ। ये देखिए, ये इनॉग्रेशन हो रहा है, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट। और क्या यूज कर रहा है ये? यूटिलाइजिंग बैम्बू फीड स्टॉक, ठीक है। इसका फाउंडेशन स्टोन की लेइंग थी, तो प्रधानमंत्री जी गए थे, आप देख सकते हैं इमेज। तो दोस्तों, इमेज का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि आपके दिमाग में चीज़ें परमानेंट मेमोरी में चली जाएं। तो आप देख सकते हैं, अब सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या है कि भाई ये फीड स्टॉक के रूप में क्या यूज़ करेगा? तो ये यूज़ करेगा किसका? गन्ने का। किसका यूज़ करेगा? गन्ने का। चलो आगे बढ़ते हैं। दो सवाल हो गए अपने, अब आ जाते हैं अपन तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल, 2025 में पांचवा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको पता है 14 सितंबर से 28 सितंबर क्या मनाया जाता है? हर वर्ष राजभाषा विभाग के द्वारा हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब होता है? तो दोस्तों 14 सितंबर को होता है। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? गांधीनगर हो जाएगा। राजभाषा कौन सी है हमारी? हिंदी। हिंदी को क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। और उसके लिए क्या है, एक विभाग भी है अलग से, राजभाषा विभाग। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख महिला केंद्रित कल्याणकारी योजना, नाम क्या है, नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए की राशि क्या की है, वितरित की है? अब ये कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ सवाल होते हैं जो आप कॉमन सेंस से हल कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपका कॉमन सेंस और प्रजेंस ऑफ माइंड, ये दो की ऐसी हैं जो आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगी। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि नमो, नमो का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी से जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है? एक
मतलब आप एक तो इस सवाल को छोड़ के ही आ रहे थे, आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। अब आप चाहते हैं कि यार मैं एक तुक्का लगाऊं, लेकिन स्मार्ट तुक्का होना चाहिए हो। तो स्मार्ट तुक्का क्या हो सकता है? नमो लक्ष्मी योजना है। नमो मतलब नरेंद्र मोदी होता है। नरेंद्र मोदी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। इस तरह से आप, मैं नहीं कह रहा कि ये जो मैंने बता दिया यही ट्रिक है, ये आपको खुद बनानी है, अपना दिमाग यूज करना है। मैंने क्या बोला? प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो आपको यूज करना है। तो ये जो नई स्कीम है ये कहाँ पे लागू हुई है? ये शुरू हुई है गुजरात में, शुरू हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, नमो लक्ष्मी योजना। इसके तहत क्या दिया जाएगा? 9वीं और 10वीं के लिए तो क्या 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 दिए जाएंगे? 10,000 रुपये। और 11वीं और 12वीं के लिए कितने दिए जाएंगे? 15,000 रुपये। यानी 10,000 तो कितने हो गए? 20,000। और 15,000 कितने हो गए? 30,000 हो गए। तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे इसके तहत? 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि 6 वर्ष ते ओछी आवड़, मतलब कि थोड़ी बहुत गुजराती मुझे इसलिए समझ में आती है कि मैं जब एयरफोर्स में था तो मैं गुजरात में 5 साल रह चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि जो माता परिवार की जो आय है वो 6 लाख से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। परिवार की आय है वो 6 लाख से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट स्कीम है नमो लक्ष्मी योजना। 50,000 रुपये देंगे। 9वीं 10वीं में कितने कितने देंगे? 10,000। 11वीं 12वीं में कितने देंगे? 15,000। आगे चलें। तो ये हो गया। अगला सवाल, चीन के निंगबो में 2025 में आयोजित ISSF विश्व कप, हमने, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो विश्व कप है ये अलग अलग फेज में चल रहा है। अभी वर्तमान में कहाँ पे चल रहा है? चाइना में चल रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ब्यूनस आयर्स से स्टार्ट हुआ था। तो अभी महिलाओं की जो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा है उसमें भारत की एक खिलाड़ी ने क्या जीता है दोस्तों? कांस्य पदक जीता है। आपको बताना है कि उन खिलाड़ी का क्या नाम है। तो मैं उनकी फ़ोटो दिखा दूँ, आपको दिमाग में थोड़ा अच्छे से याद रहेगी चीज़। तो ये देख लीजिए आप, इनका नाम क्या है? मेघना सज्जनार। और इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किस में जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है। फोटो अच्छे से देख लो, याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक। ठीक है, आ जाओ वापिस। तो इसमें इनका नाम क्या है? मेघना सज्जनार। देखो दोस्तों, हम आपके लिए पूरा रिसर्च करके करंट अफेयर्स पहले सवाल बनाते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको ये क्लास में ही याद हो जाए। इसको दोबारा आपको ना तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े, ना दोबारा कहीं से ये पढ़ने की ज़रूरत पड़े, सीधा आपकी मेमोरी में सेव हो जाए। तो आपकी मेमोरी में सीधा सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आपके लिए इमेज लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ जो हमने शुरू की है करंट अफेयर्स की, अगर ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको राजस्थान में RSSB जो है, अधीनस्थ बोर्ड जो है, वो एक एग्ज़ाम करवा रहा है दोस्तों वीडियो का। एग्ज़ाम कब है? 2 नवंबर 2025 को है। इसके लिए हम ऑलरेडी फ्री क्लासेज आपके लिए शुरू कर दिए हमने। क्या शुरू कर दिए हैं? फ्री क्लासेज हमने क्या कर दिए हैं आपके लिए? शुरू कर दिए हैं। ऑलरेडी इंग्लिश की 3 से 4 क्लास हो गई हैं। कल बहुत ही शानदार क्लास हुई है इंग्लिश की। हमारे जो पंकज सर हैं, एक्स नेवी, उन्होंने बहुत ही अच्छे आपको प्रैक्टिस सेशन करवाया 1 घंटे का। बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप और भी कुछ नहीं, अगर वो 1 सवा घंटे का अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो आपके एग्ज़ाम में, वीडियो एग्ज़ाम में। उसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के हम लोग क्या क्या लेकर के आएंगे आपके लिए, वीडियो लेकर के आएंगे, ताकि आप वीडियो बन सकें। ऐसे वीडियो लाएंगे कि आप क्या बन जाएं? वीडियो बन जाएं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा, क्या है? एपीडा, ये होता है एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको क्या बोलते हैं? एपीडा। और एपीडा ने क्या किया है? अभी हाल ही में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। इसका जो हेडक्वार्टर है उसके अलावा उन्होंने पहला अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। तो सवाल है कि किस राज्य में खोला है? तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं, कुछ फ़ोटो हमारे पास हो तो ये है दोस्तों, एपीडा
पटना ऑफिस इनोग्रेटेड कब? 11 सितंबर 2025 को। ए न्यू चैप्टर बिगिंस इन बिहार, तो ये कहाँ पर खुला है? बिहार में खुला है। और इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं, एक तो जो एग्रीकल्चर हमारा जो है, जैसे कि हमारा टमाटर हो गया, प्याज हो गया, या और बहुत सारी चीज़ें हो गई, प्लस जो क्या होता है प्रोसेस्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है। प्रोसेस्ड फूड क्या हो गया? जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे टमाटर का क्या हो गया, टमाटो का क्या हो गया, सॉस हो गया, केचप हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, कृषि से जो चीज़ें क्या होती हैं प्रोसेस्ड होती हैं, तो इन सब को क्या करते हैं, जो निर्यात करते हैं, इन सब का जो क्या है निर्यात करने के लिए, उसके लिए कौन सी एजेंसी महत्वपूर्ण है? वो है एपीडा। याद रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। तो कहाँ पे खोला है अभी उन्होंने? बिहार में खोला है। आगे चलो, अगला सवाल, हाल ही में भारत में हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 सितंबर को। ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है, आ सकता है, क्योंकि एक सवाल जनरली वनडे एग्जाम्स में पूछता है कि भाई कौन सा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। एक हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी पखवाड़ा। तो हिंदी पखवाड़ा कब मनाया जाता है? तो हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है 14 से और 28 सितंबर को। 14 से और 28 सितंबर को ये मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना। 2025 में अर्थशास्त्र के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिंहा राव स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया है? इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसलिए है कि आपको पता होगा 1991 में भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स लागू हुए थे। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंहा राव। और हमारे जो वित्त मंत्री थे कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका थोड़े समय पहले क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो सवाल यही है कि ये जो स्मृति पुरस्कार है इस बार किसको मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही मिला है, जो कि उनके साथी थे। तो ये इकोनॉमिक्स में मिलता है। पहली बार ये किसको मिला था? अमर्त्य सेन जी को मिला था। आगे चलें, आगे चलते हैं, उससे पहले इसको क्या कर देते हैं, बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। दो सवाल और बचे हैं, फिर उसके बाद में हम जनरल अवेयरनेस वाले जो सवाल हैं वो देखेंगे। सॉरी, चलो, तो ये हमारे आखिरी के दो सवाल हैं। आयुर्वेद दिवस 2025 का जो विषय है या थीम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते देते हैं हम, थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम यानी कि इसका विषय तो क्या है, वो भी मैं एक इमेज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये देख लो, इस बार कब मनाया जाएगा, ये पहली बात तो आप ये देखो, 23 सितंबर को मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। और ये कौन सा होगा? 10वां होगा। तो याद रखना, इमेज को दिखाने का पर्पज यही है कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। अगला सवाल, किसकी बात कर रहे हैं? राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति होने के बाद उनको शपथ कौन दिलाता है? तो सिंपल सा ही सवाल है। वैसे जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किसको शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किसको शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति को। किसको दिलाते हैं? राष्ट्रपति को। अगला सवाल, श्रीनिवास इंजेती को सेबी की मंजूरी के बाद में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बोर्ड का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बोल रहा है कि एनएसई की स्थापना कब की गई? सवाल क्या है? एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1992 में की गई। एक आपको पता है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है दोस्तों। कौन सा है? बीएसई। और ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई?
अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो करके बताइए इसकी स्थापना कब हुई। 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। चलो बता देता हूँ, 1875। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आपने ये कमेंट करके बताया है ना, तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी, ये तरीके होते हैं चीज़ों को याद रखने के। आपको कोई भी टीचर, बहुत सारे टीचर ऐसा बोलते होंगे कि आप कमेंट करके बताओ, उसका उद्देश्य ये होता है टीचर का कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 सवाल देख लिए हमने, अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल, इसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी कि मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिंहा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में बताइए कि अर्थशास्त्र के, ये नाम गलत लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, ये क्या आएगा, डॉक्टर सॉरी, यहाँ पे आएगा पीवी नरसिंहा राव, यहाँ पर क्या आएगा, पीवी नरसिंहा राव, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो पहला है, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे इस पुरस्कार के, तो इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, अमर्त्य सेन थे। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल, भारत ने मॉरिशस के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज की क्या की है, घोषणा की है। इस संदर्भ में बताइए कि कौन सी संस्था अन्य देशों को भारत की ऋण व्यवस्था यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करती है। तो ये भी आपको कॉमन सेंस से होने वाला सवाल है। ऑप्शन क्या क्या है, आरबीआई, देखो आरबीआई तो हमारा जो केंद्रीय बैंक है, वो तो ये करेगा नहीं। नीति आयोग भी, नीति आयोग के पास आर्थिक अधिकार कुछ नहीं होते हैं, तो ये भी नहीं करेगा, यानी ये भी रिजेक्ट हो गया हमारा, ये भी रिजेक्ट हो। बचे अपने दो, वित्त मंत्रालय और भारतीय एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का काम ही क्या होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या देना, पैकेज देना। तो कौन करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय एक्जिम बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में सतत पर्यटन के लिए 126 मिलियन डॉलर के ऋण पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि हम उत्तराखंड ने क्या लिया है, एडीबी से क्या लिया है, लोन लिया है। कितने पैसे का लिया है, 126.4 मिलियन डॉलर का लिया है। किस लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। कौन से क्षेत्र में बढ़ावा देंगे, टिहरी झील क्षेत्र में। आपको पता है जो टिहरी बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, कौन सा है, टिहरी बांध। तो अब सवाल क्या है कि किस नदी पर ये जो है टिहरी बांध बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भागीरथी नदी पर। ये जो है कौन सी नदी पे बनाया हुआ है, भागीरथी नदी पर बनाया हुआ है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। अगला सवाल, भारत दुर्लभ पृथ्वी खनिज के नमूने प्राप्त करने के लिए म्यांमार में काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तो वहाँ की जो इंडिपेंडेंस आर्मी है म्यांमार की, वो और भारत मिलकर के क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो दुर्लभ रेयर अर्थ जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसको बोला जाता है REE, उसके लिए क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। अब सवाल देख लेते हैं क्या है। अब सवाल क्या है, दुर्लभ मृदा खनिज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो दुर्लभ मृदा खनिज है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, जिनको हमको क्या करना है, देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। दुर्लभ मृदा खनिजों में 17 धात्विक तत्व शामिल हैं, जिनमें से मुख्यतः स्कैंडियम, यूट्रियम के साथ लैंथेनाइड शामिल है। तो दोस्तों ये क्या है, सही है। टोटल कितने धात्विक खनिज आते हैं जो रेयर अर्थ मेटल्स में, तो 17 आते हैं, याद रखना। और कौन कौन से, स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनाइड, ये सब हैं। भारत दुर्लभ मृदा खनिजों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ तीसरा नहीं है, भारत कौन सा है दोस्तों, 5वां है। यानी कि ये कथन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया।
अगला है कि भारत के तटीय क्षेत्रों में मोनोजाइट रेत दुर्लभ मृदा तत्वों का एक प्रमुख स्रोत है। तो सही है। और ये मोनोजाइट के भंडार खासकर कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल में। यानी कि ये कथन भी क्या हो गया? सही हो गया। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला सवाल, अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में एडीज मच्छर, एडीज इजिप्टी मच्छर होता है, आपको पता है, जो क्या होता है, बहुत सारे रोगों का क्या होता है? कारक होता है, वाहक होता है ये जो है वो वायरस को अपने साथ में ले जाता है। तो जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, ये सारी बीमारियों के अंदर कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? एडिज इजिप्टी मच्छर जो होता है वो वाहक होता है इसका। भारत में एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले डेंगू, चिकनगुनिया और जीका के मामलों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब सवाल क्या है कि डेंगू, चिकनगुनिया और जीका के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो डेंगू और जीका है ये दोनों क्या है? फ्लेरी वायरस परिवार के ये वायरस है। तो ये सही कथन है। चिकनगुनिया जो वायरस है वो टोगा विरेडे या एल्फा वायरस परिवार से संबंधित है। यानी चिकनगुनिया का परिवार अलग है, डेंगू और जो जीका है उसका परिवार अलग है। ये एल्फा वायरस है और ये फ्लेरी वायरस है। तो ये भी क्या है? सही है। दोनों कथन अभी तक क्या हो गए? सही। तीसरा कथन क्या है कि जीका और चिकनगुनिया के इलाज के लिए एक विशिष्ट एंटीवायरल दवा एस्पिरिन उपलब्ध है। तो ये जो एस्पिरिन होती है ये इसके लिए नहीं होती है। ये तो आपको याद होगा, ये एक तो बीपी वगैरह के लिए होती है। कभी कभी आपको, अगर आपने सुना होगा घर में भी, कि जो जीभ के नीचे दबाने वाली एक दवाई होती है, जब अगर आपको हार्ट के जो पेशेंट होते हैं वो जनरली अपने पास में रखते हैं, तो वो जो दवा होती है वो कौन कौन सी होती है? एस्पिरिन होती है। यानी कि ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि 1 और 2। तो इसमें क्या आ जाएगा? बी। अब हम देखते हैं अपना आज का आखिरी सवाल। इसको क्लियर कर दूं एक बार। चलो दोस्तों आ जाइए। आखिरी सवाल है, वन सलाहकार समिति फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने वन क्षेत्र में खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए बढ़ी हुई छूट को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। अब है महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत के नीतिगत ढांचे के बारे में निम्न कथनों पर क्या करना है आपको? विचार करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 1200 भंडारों की क्या करनी है? इनको खोज करनी है। तो ये दोस्तों सही कथन है। क्या है ये? सही कथन है। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 महत्वपूर्ण खनिजों और उनके अन्वेषण और खनन की अनुमति देता है। तो ये भी क्या है? आपका सही ऑप्शन है। तो ये भी क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया। तीसरा है, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 केवल खनन से राजस्व केवल खनन से राजस्व अधिकतमीकरण पर जोर देती है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह के कभी जो सवाल होते हैं जिसमें केवल, मान लो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं था इस सवाल का, आपको ये भी नहीं पता था कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन आपने जब जैसे ही ये देखा ना कि केवल खनन से राजस्व पर को जो बढ़ावा देने वाली नीति है, तो जर्नली नीतियां जो होती है थोड़ी व्यापक होती है, इस तरह के उनके लक्ष्य नहीं होते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते थे? रिजेक्ट कर सकते थे कि यानी 3 तो नहीं होगा। तो 3 तो नहीं होगा मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और आपको पता है इनमें से कोई नहीं के भी चांस बहुत कम होते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते थे? बी आंसर को टिक कर सकते थे, जो कि आपका क्या होता? सही होता। फिर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि दोस्तों एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्मार्टनेस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को वहाँ पे अच्छे से यूज करेंगे तो आप बाकी लोगों से, जो हो सकता है आपसे ज़्यादा तैयारी करके गए हों, फिर भी आप उनसे क्या हो सकते हैं? आगे हो सकते हैं। और वही चीज़ें हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह से हम डेली आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। और हमारा चैनल है, वहाँ पे आप
और भी बहुत सारे वीडियो हम डालते हैं। जैसे हम लोगों ने स्कूलिंग का भी एक शुरू किया है, जहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो पढ़ाएंगे 12th क्लास के बच्चों को, एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे उसमें। तो उसके भी हमने कुछ डेमो वीडियो डाले हैं। तो अगर आपके छोटे भाई बहन या कोई आपके बच्चे अगर 12th क्लास में हैं तो आप उनके लिए भी वो वीडियो एक बार देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा ऐप है गुरुजी 4.0, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने धैर्यपूर्वक आपने सभी चीज़ों को सुना। थैंक यू, जय हिंद।